इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। आज सर आप तो बड़े क्यूट लग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है। धन्यवाद भाई साहब। गुड इवनिंग बेटा, धन्यवाद। एक तुम्हें एक खुखार टीचर भी क्यूट लग रहा है भाई। साइकिलिंग का असर दिख क्या? रहा, साइकिलिंग का असर दिख रहा है सर। अच्छा साइकिलिंग, अरे भैया बंद पड़ी है 1.5 महीने से, जब से ये हाँ मैं पिछले 8 अप्रैल 9 अप्रैल के बाद तो घर से ही नहीं निकले यार, ये हालत है। चलिए आने दो बच्चों को, है ना, स्टार्ट करते हैं। कल आपका एग्जाम है बेटा, तो जल्दी से इस चैप्टर को करते हैं, मतलब ज्यादा जल्दी नहीं, वैसे तो आराम से पढ़ेंगे पर ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर आपके डाउट लेंगे हम, है ना। तो एक बार न्यूटन्स कूलिंग लॉ एक बार मुझे कंफर्म करो, आप सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ जी बेटा, सर। न्यूटन्स कूलिंग लॉ को एक बार मैं दोबारा बताऊंगा क्या होता है। तो देखिए, जब भी किसी वस्तु, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी किसी वस्तु और वातावरण के बीच तापांतर कम होता है ना, 30-40 डिग्री से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु बॉडी और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग होता है बेटा, रेट ऑफ कूलिंग, शीतलन की दर, ताप में गिरावट की दर, ऐसे बोल सकते हो, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। तो उसका जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, T माइनस टी नॉट के। ठीक है, T माइनस टी नॉट। और एक कांस्टेंट आता है K, और K जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? एक तो बॉडी की एमिसिविटी, उत्सर्जकता पर, एक उस वस्तु के सतह के क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पर, वातावरण के ताप T नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, उस पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, और उसके विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करता है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा भी था, के का फार्मूला चाहे आप याद ना करें, पर ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अब इसमें दो शर्तें मैंने बताई थी। न्यूटन्स लॉ की 2 कंडीशन है बेटा। पहली बात, बॉडी और सराउंडिंग के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है, मैंने कहा था कि जो वस्तु ठंडी होगी ना बेटा, तो नेचुरल तरीके से ठंडी होनी चाहिए, उसमें हीट लॉस जो है वो रेडिएशन के थ्रू होना चाहिए, कन्वेक्शन नहीं करना, हाथ अपने हाथ ठंडे ठंडे हाथ उसके लगा दें, ऐसा नहीं करना, या फूंक नहीं मारनी। तो हम बोलेंगे हीट लॉस मस्ट बी थ्रू रेडिएशन, उष्मा की जो हानि है वो विकिरण द्वारा होनी चाहिए, बस ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस आप अपने आप लिख लेना। तो बच्चों अब मैं इसे सॉल्व करना बता रहा हूं, इस पर कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, आपको एक क्वेश्चन देगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बोला था, ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा चांसेस क्वेश्चन आने के इसी टॉपिक पर हैं। तो बच्चा इसमें हम क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन देगा जिसमें आपको देगा एक बॉडी है, वो
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लगाती है। मान लो आपको दे दिया एक वस्तु का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और 50 से 45 तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लगाती है, तो 45 से 40 तक आने में उसे कितना समय लगेगा? 50 से 45 तक ठंडा होने में 5 मिनट लगे, तो 45 से 40 तक आने में कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, बिना कैलकुलेशन के ये तो बता ही सकते हैं कि 45 से 40 आने में जो समय लगेगा वो 5 मिनट से कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ये तो बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, बताओ। बोलो बोलो। ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। हाँ ज्यादा लगेगा। उसका रीजन है बेटा, ज्यादा लगेगा, बिल्कुल सही। और उसका रीजन है, ज्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे रेट भी तो कम होगा ना। ताप में गिरावट की जो दर है वो दर कम होगी, दर कम होने का मतलब समय ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखो। ए बॉडी इज कूल्ड फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। एक वस्तु T1 ताप से T2 ताप तक ठंडा होने में T समय लेती है। T1 कर दो। ए बॉडी is cooled from temperature T1 to T2 and it takes time T1, ये वाला T1 इतना समय लेती है। एक वस्तु T1 से T2 तक ठंडा होने में स्मॉल T1 समय लेती है, तो ये T2 से T3 तक ठंडा होने में कितना समय लेगी? तो ये T2 से T3 तक ठंडा होने में कितना समय लेगी, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। हाउ मच टाइम बॉडी विल टेक टू कूल फ्रॉम T2 टू T3। हाउ मच टाइम बॉडी विल टेक टू कूल फ्रॉम T2 टू T3। और एक और चीज दे रखी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 दे रखा है। तो बच्चों हमें T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, T0 दिया है और एक T1 स्मॉल T1 दिया है। तो अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखो बेटा। ये जो शीतलन की दर है ना बेटा, ये ऊपर है टेम्परेचर डिफरेंस, नीचे है समय। तो केस वन में हमारी बॉडी T1 से T2 तक ठंडा हुई, तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया? T1 माइनस T2। और समय कितना लगा? T1। तो बेटा ये शीतलन की दर हो गई, जो मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिया। रेट ऑफ कूलिंग हो गया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब राइट में क्या आएगा? राइट में आएगा K, कांस्टेंट है ना बेटा। T बॉडी का टेम्परेचर होता है। इस फार्मूले में जो T होता है ये वस्तु का ताप होता है। अब यार वस्तु का ताप तो बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? T1 लिखूं T2 लिखूं? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज लिख देते हैं। बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T2 तक, तो औसत लिख देते हैं माइनस T0। तो वस्तु के ताप, बॉडी के टेम्परेचर को एवरेज ले लेते हैं। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, केस 2। अब हमारी बॉडी T2 से लेकर T3 तक जा रही है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरा वाला टाइम T2 मान लो, चलो T2 लिख देते हैं, क्या जा रहा है, बराबर कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार T2 और T3 का एवरेज लेंगे हम, औसत, माइनस T0। बच्चों आप इन दोनों समीकरणों को भाग दे देना, डिवाइड करने से K कट जाएगा। दोनों को भाग दोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका K कैंसिल हो जाएगा, और K कैंसिल होने के बाद आपका वैल्यू निकल आएगा। तो ये आप कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बताया है। एक क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूं, उसे आप इस मेथड से कीजिए। तो पहले इसे कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। सर ऐसे सॉल्यूशन करना भी साइंटिस्ट लोग ही बताते हैं कि वो मतलब कुछ और होता है? दोबारा बोल, क्या बोल रहा है? सर मतलब ऐसे इक्वेशन तो दे दी, अब उसमें सॉल्यूशन करने के तरीके भी साइंटिस्ट ही बताते हैं कि कुछ और होता है उसका भी? नहीं नहीं, ये आपने बनाए हुए मेथड है बेटा। मैंने जो आपको ये मेथड बताया है ना, ये एग्जैक्ट ट्रू मेथड नहीं है। ये लगभग एग्जाम में जल्दी करने का तरीका है। इसका वास्तविक तरीका तो है, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता है। ये देख इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, एग्जाम में उसमें लोग वगैरह आ जाते हैं, इसलिए मैंने वो मेथड नहीं बताया। तो ये वो मेथड है जिससे हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं।
एग्जाम में इससे ही करना है आपको। ओके सर। तो बेटा ये साइंटिस्ट लोग नहीं बताते, वो लोग तो है ना बस ये बताते हैं, सॉल्व करने की जिम्मेदारी अपनी है। वो ये थोड़ी ना मानते हैं कि हम मैथमेटिक्स में कमजोर हैं वो नहीं मानते। चलो अब क्वेश्चन लिखो, आप लिखो। वही क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जैक्टली जो मैंने पहले बोला था। एक वस्तु को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में, सॉरी 40 नहीं 45, 50 से 45 तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लगता है ना। ए बॉडी टेक्स 5 मिनट टाइम टू कूल फ्रॉम 50 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसे 45 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा ये बताना है। और बेटा वातावरण का ताप आपको 30 लेना है, 30 डिग्री। 50 से 45 आने में 5 मिनट लगे तो 45 से 40 आने में कितना टाइम लगेगा। और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको लेना है 30। अब बिल्कुल ऊपर वाले मेथड से आप इसका जवाब दो मुझे, और देना पड़ेगा। कोई भी बच्चा बैठेगा नहीं खाली, सब काम करेंगे। सर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना 30 बोले? 30 है बेटा, 30। वातावरण का ताप है 30। मनीष का और चरणजीत का 7 मिनट है दोनों का। अर्चना का 7 मिनट, राहुल का 7 मिनट, भाव्या 7, प्रांजल 7, अनुराग 7। ठीक है बेटा, आप सबका सेम आंसर आ रहा है तो पक्का ये सही होगा, उम्मीद करता हूं। कैसे हल करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन। पहले टेम्परेचर 50 से लेकर 45 तक गया, समय लगा 5 मिनट। बेटा वो मिनट में रहने दो, मिनट से मिनट कट जाएगा, कांस्टेंट भी कट जाएगा। 50 और 45, इसका औसत 42.5 आएगा। एक बार इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। 50 माइनस 45, 5, 5 बटा 5, इधर 1 बचेगा और इधर बचेगा 42.5 माइनस 3, 12.5 इधर बचेगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब सेकंड केस, इस बार 45 से 40 गया और समय हमें निकालना है t। कांस्टेंट k हो जाएगा बेटा 45 और 40। ओहो, मैंने बेटा ऊपर गलत कर दिया, तुमने टोका भी नहीं। 47.5 आएगा ना। हाँ 47.5 आएगा, तो ये 17.5 बचेगा बेटा। छोटी सी गलती हो गई, नीचे लिखा तब गलती का पता लगा। 45 और 40 का एवरेज यहाँ पर 12.5 आएगा बेटा। तो ये 5/t इज इक्वल टू k
और 12.5 सॉरी 42.5 माइनस 30 12.5 बचा। अब आप है ना इन दोनों को भाग दे दो ताकि के कट जाए, या के की वैल्यू वहां से निकाल कर यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन मेरी हैबिट है मैं हमेशा इन चीजों को डिवाइड करता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बेटा 1/5/t, तो t ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, के कट चुका। 17.5/12.5, बेटा ये 2.5 से करते हैं, ये 7 बार और ये 5 बार, तो नीचे भी 5 से 5 कट गए और टी आ गया 7 मिनट। तो बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, इसको पहले लिख लो आप। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। बेटा एक वस्तु को 65 से 60 तक ठंडा होने में, मैं चलूं ना आगे या लिख रहे हो? फटाफट बोलो। आगे चलते सर। ओके लिख लिया सर। ना, वेरी गुड। एक वस्तु को 65 से 60 तक ठंडा होने में 5 मिनट लगे, आप तो समझ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद 60 से 55 तक आने में 7 मिनट लगे, ये भी समय दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक तो रूम टेम्परेचर बताओ और दूसरा बताओ 55 से 50 तक आने में कितना समय लगेगा। एक तो ये समय निकालना है, दूसरा रूम टेम्परेचर भी आपको निकाल कर देना है। करो इस सवाल को, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी करना बिल्कुल वैसे की वैसे है जैसे ऊपर है। जवाब नहीं आया बेटा अभी तक बच्चों का। ठीक है, ये तो टी आ गया है ना। वेरी गुड आकाश, शाबाश बेटा, तुम्हारे दोनों आंसर बिल्कुल सही है। देखो और कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा यार, कैसे बच्चे हो तुम। मनीष का है 45 डिग्री।
भाव्या का समय है 11.67। ठीक है बेटा, मैं बता ही चुका, आंसर दोनों सही हैं, तो मैं भी शुरू कर देता हूँ बेटा, है ना बच्चों। पहले है ना 65 से 60 तक गया तो अंतर आया 5 और समय भी 5 है, इधर के लिख दो। 65 और 60 का जो एवरेज होगा वो होगा 62.5। तो बच्चों इधर 5 बेटा 5 1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, है ना। फिर 65 से 55 गए, फिर अंतर 5 का है लेकिन समय 7 है बेटा। 65 और 55 का एवरेज 57.5 होगा, माइनस T0 लिख दो, बस हो गया काम। जय श्री राम। दोनों को भाग दे दो, तो इधर 7 बेटा 5 हो जाएगा, ये कट गया। 62.5 माइनस T0 अपॉन 57.5 माइनस T0। अब बच्चों ये थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन तो है, लेकिन वो काम तुम कर लेना। तो T0 अपना 45 डिग्री आएगा बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और कोई तरीका हो तो वो कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन तो है। अब हम 55 से 50 आएंगे, तो बेटा 55 से 50 आने में फिर 5 डिग्री होगा, समय इस बार T मान लेते हैं और इसको K लिख देते हैं। 55 और 50 का एवरेज 52.5 होगा, माइनस T0 45 हम निकाल ही चुके। बच्चों T0 का वैल्यू इक्वेशन 1 में भी पुट करके फिर 1 और 3 को फिर से डिवाइड कर दो, 1 और 3 को फिर से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका। कैसे करना है, 1 और 3 को डिवाइड कर रहा हूं इस बार, देखो 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 से 5 तो वो कट गया, ये T ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, K से K कट गया। 62.5 माइनस 45 कितना आएगा बेटा, 17.5, और ये 12.5, फिर वही 7/5 आ गया। नहीं, मैंने क्यों गड़बड़ कर दी बेटा। बच्चों कुछ गलती हो गई है, पकड़ो 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 पकड़ो। सर वो 7.5 होगा ना 7.5 होगा शायद ना सर। सर, वो 125 है ना, मतलब 12.5, वो 7.5। अच्छा मैंने सेकंड से डिवाइड कर दिया, सॉरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो मैंने क्या सेकंड वैल्यू डिवाइड कर दिया, 7.5 आएगा, सही है। तो ये आएगा 7/3, सही बोल रहा हूं मैं। 7/3 आएगा ना बेटा ये। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 11 पॉइंट कितना बताया था तुमने, 67। 6 हाँ वही सर, हाँ मतलब सही है सही है सही है। तो ये 2 आंसर आ गए। कैलकुलेशन थोड़ी थी लेकिन प्रैक्टिस हो गई, अच्छा रहा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट लिख लो, फटाफट। लिखते ही लिख लो तो बोल देना, है ना। हो गया सर। चलो बच्चों, एक बार है ना एक कूलिंग कर्व और बना लो। दरअसल कूलिंग कर्व हिंदी में बोलते हैं शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या होता है, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इसके अकॉर्डिंग जब बॉडी का टेम्परेचर लगातार कम होता है तो समय के साथ उसका ग्राफ शीतलन वक्र कहलाता है, कूलिंग कर्व। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब बॉडी ठंडी होती है ना बेटा, तो समय के साथ उस बॉडी का, टाइम के साथ बॉडी का टेम्परेचर कैसे कैसे कम होगा, वो ग्राफ होता है कूलिंग कर्व। तो बच्चा ये ग्राफ जो है, ये टी टेम्परेचर ऑफ बॉडी और समय के बीच ग्राफ है। तो शुरुआत तो हम T0 से करेंगे, सॉरी कोई भी टेम्परेचर T1 से करेंगे,
और हम जानते हैं खत्म ये ग्राफ टी नॉट पर होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का तापमान वातावरण के ताप से तो कम नहीं हो सकता ना बेटा। जब वस्तु ठंडी होगी, जब बॉडी कूल होगी, तो कभी उसका फाइनल टेम्परेचर तो सराउंडिंग के बराबर होगा, उससे कम तो आ ही नहीं सकता। तो ये ग्राफ टी नॉट से नीचे तो आ ही नहीं सकता, ये पक्का है। तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ आता है, चरघातांकीय क्षय वाला, ऐसा ग्राफ ये बना लो आप। T1 जो है वो बॉडी का प्रारंभिक ताप है, इनिशियल टेम्परेचर, और अंतिम ताप उसका वातावरण के सराउंडिंग के बराबर होगा, है ना। ये एक्सपोनेंशियल डिके कहलाता है, चरघातांकीय क्षय। बस और कुछ नहीं करना है इसमें, इससे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस ग्राफ याद करना है आपको। ये कूलिंग कर्व कहलाता है। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है सोलर कांस्टेंट। बस अगर आपको किसी को सूर्य नियतांक या सौर्य नियतांक, अगर आप में से किसी को भी सोलर कांस्टेंट के बारे में जरा सा भी कुछ पता है, परिभाषा भी पता है, तो मुझे बताओ। नहीं आता? नहीं आता तो मना कर दो भाई, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें जवाब मिलेगा तो हम आगे तो चले जाएंगे। सर वो एनर्जी रीचेस टू अर्थ सरफेस का जो रेट होता है उसको सोलर कांस्टेंट। चलो कुछ तो शुरुआत की तुमने, है ना, तो मैं बाकी इसको फेयर बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। बेटा सूर्य से जो विकिरण आते हैं ना, तो पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में जितनी ऊर्जा आपतित होती है उसे हम सौर्य नियतांक कहते हैं। इंग्लिश में बोलता हूं बेटा, सोलर रेडिएशंस फॉल ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। छाप दो ये परिभाषा, ऐसे कैसे छाप दो, लिखो सोलर रेडिएशंस फॉल ऑन अर्थ सरफेस, solar radiations fall on earth surface per unit area per unit time is called solar constant। हिंदी में लिखो बेटा, पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित सूर्य विकिरण की मात्रा, पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित सूर्य विकिरण की मात्रा सूर्य नियतांक कहलाती है। ठीक है बेटा? हाँ, इसकी वैल्यू फिक्स है बेटा, फार्मूला भी दे रहा हूं, वैल्यू भी दे रहा हूं। सोलर कांस्टेंट को S लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है सिग्मा T4, ठीक है, R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। T के नीचे छोटा सा S लिखा है और R के नीचे छोटा सा S लिखा है बेटा। ऐसा करते हैं, होल स्क्वायर दोनों को कर देते हैं, स्क्वायर अलग अलग हटाकर बाहर होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहां पर क्या है, जो TS है ये है सूर्य का ताप, टेम्परेचर ऑफ सन, सूर्य का ताप। RS जो है वो है रेडियस ऑफ सन, सूर्य की त्रिज्या, और स्मॉल r है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। और सिग्मा तो जानते ही हैं अपन, स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। S जो होता है इसकी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। अगर आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, और आप मुझे करके बताओ। इतना सा काम आप कर दो बस, कैलोरी को जूल में बदल दो, ठीक है, मिनट को सेकंड में बदल दो, सेंटीमीटर को मीटर में। चलो आपके लिए क्वेश्चन हो गया, ये मान लो मात्रक एवं विमाय यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन हो गया।
सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर दो, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखता हूं किस किस का ठीक आता है। चैट बॉक्स में लिख दो। सुरेंद्र 1400 है ना, 1400 1400। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 1400 वैसे कैलकुलेट करने पर लगभग 1388 आता है, पर आपने 1400 लिखा है ना, तो मैं भी 1400 ही लिख देता हूँ यार। तो बेटा जूल पर सेकंड वॉट बन जाएगा और नीचे मीटर स्क्वायर। चलिए, तो ये वैल्यू आप याद कर लेना बेटा। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। बच्चों इस बार मानता हूँ थोड़ा टेस्ट में जो आ रहा है वो मैंने लास्ट तक पढ़ाया है। सैटरडे तक का कभी मैं टेस्ट में देता नहीं हूँ, हमेशा बृहस्पतिवार तक का ही टेस्ट में देता हूँ, लेकिन ये चैप्टर रह जाता बेटा, और इस बार नहीं आता ना तो फिर आगे फिर इसको देने में दिक्कत आती। तो इस बार मैंने लास्ट तक का टेस्ट में दे दिया, तो अब आप पढ़ाई करो। और अभी अपने पास काफी समय बचा है, तो कैमरा तो मैं ऑफ कर दूंगा और आप डाउट भेजो फटाफट। मैं डाउट क्लास खोल लेता हूं आपकी। ये लो, डाउट क्लास खुल गई। कि किसी और के डाउट होंगे। चलो एक नई डाउट क्लास 3, डाउट क्लास 2 यहाँ कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाओ भेजो। हाँ बेटा, सोनम, ठीक है बेटा। सोनम नंबर बोलो कौन सा है, 79 या 80? 79। बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता है ना, क्वेश्चन पढ़ ही सकता हूँ। पत्थर की एक स्लैब का क्षेत्रफल है 0.36 मीटर स्क्वायर, उसकी मोटाई है 0.1। अब देखो मोटाई की यूनिट नहीं लिखी, कितनी बड़ी गलती करते हैं ना, 0.1 लिखकर छोड़ दिया। इसकी निचली सतह 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप के संपर्क में है और ऊपरी सतह 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के संपर्क में है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। 1 घंटे में 4.8 किलो बर्फ पिघल जाती है। यदि बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा दे रखी है तो अच्छा लगता है। चलो मैं क्वेश्चन समझ गया, लेकिन इसने 0.1 नहीं लिखा तो मैं मीटर ही मानूंगा, है ना, समझ गए। अब बच्चों क्वेश्चन सुनो फटाफट से। ये कोई पत्थर की स्लैब है, ठीक है, इसकी मोटाई 0.1 मीटर है, और ये जो क्षेत्रफल है ना बेटा पूरा, ये 0.36 मीटर स्क्वायर दिया है।
नीचे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। तो हमें इसकी चालकता बतानी है, कंडक्शन बताना है। और ये कह रहा है कि है ना, ऊपर बर्फ रखी हुई है, ऊपर बर्फ रखी हुई है बेटा, और 1 घंटे में 4.8 किलोग्राम आइस मेल्ट हो जाती है। तो बच्चों आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था ना, एक तरफ से उष्मा जा रही है, दूसरी तरफ बर्फ पिघल रही है, तो मैंने आपसे पूछा था 1 मिनट में कितनी बर्फ पिघलेगी। बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैं आपको मेथड बताकर छोड़ दूंगा। बच्चों उष्मा नीचे से ऊपर जाएगी, तो उष्मा चालकता का नियम लगा देते हैं कि ए टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन एक्स। एक्स वो डिस्टेंस होता है बेटा जो उष्मा तय करती है। ये dq बाई dt आ गया, यानी कि 1 सेकंड में कितनी उष्मा। अब ये उष्मा बर्फ को पिघलाएगी तो q बराबर ml होगा अपॉन समय। समय 1 घंटा लेना है आपको, क्वेश्चन में 1 घंटा दिया है। तो बच्चों dq बाई dt मैंने लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा। k अपन को निकालना है, एरिया 0.36 आएगा, नीचे और ऊपर का तापांतर 100 है, यहाँ 100 आएगा, और x 0.1 आएगा क्योंकि 0.1 मीटर की दूरी तय कर रहा है बेटा। 4.8 किलोग्राम है ना, तो 4.8 लिख दो। और है ना क्वेश्चन में उसने L खुद ने दिया है, अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। 3.36 गुणा 10 की घात 5 जूल पर किलोग्राम जो भी है। तो आप 3.36 गुणा 10 की घात 5 यहाँ लिखोगे, नीचे 1 घंटा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये ध्यान रखना, 1 घंटा मत लिख देना बच्चों। इस पूरे को कैलकुलेट कर लो और के निकाल लो। ये गुणा भाग का काम मुझसे मत करवाओ, समय खराब होगा, आप कर लेना। आगे चलो। अनुराग, अनुराग इसका डाउट है बेटा, कैलकुलेशन कर लेगा ना सोनम? ओके सर। हाँ बेटा, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा जरूर है, मानता हूं, पर 0 बहुत सारे कट पिट रहे हैं, काट पीट देना तुम, है ना। अब ये अनुराग का 26 क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बर्फ के क्यूब यानी कि घन को विलगित पात्र में रखा जाता है जो 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। पात्र पात्र की विशिष्ट उष्मा एस मूलानुपाती संबंध। कितनी खतरनाक हिंदी है भाई साहब, पूछो मत। पात्र की विशिष्ट उष्मा बेटा, एक बर्फ को एक कंटेनर में रखा, कंटेनर का टेम्परेचर 227 है, और कंटेनर का जो स्पेसिफिक हीट है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म दिया है, इसने वेरिएबल दिया है a प्लस बी टी। ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी। यदि पात्र का अंतिम ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पात्र का द्रव्यमान क्या होगा? रुको बेटा, पूरा समझाना पड़ेगा, पहले मैं समझ लूं। अब सुनो, ढंग से सुनना बच्चों। ये एक कंटेनर है, इसका शुरू का टेम्परेचर है 227। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, है ना, 227। इसमें 1 किलो बर्फ रख दी, ये आइस है। 1 किलो बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर 0 है, इसका 227 है। अब क्या होगा? क्योंकि पात्र गर्म है, पात्र अपनी ऊष्मा को जो है वो बर्फ को देगा, बर्फ पिघलेगा। पहले तो बर्फ पिघलेगा, ध्यान रखना। बर्फ पिघलने के बाद बर्फ गर्म होगा, पानी पानी बन जाएगा, पानी गर्म होगा, और फाइनल टेम्परेचर 27 तक लेकर जाना है हमें। पात्र का अंतिम ताप 27 है। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस को, अब प्रॉब्लम सिर्फ एक है बस, ये इसने जो विशिष्ट उष्मा दी है ना, ये इसने यूनिफॉर्म नहीं दी, इसलिए यहाँ पर हम फंस गए बस। अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे वो बताऊं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। नीट में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, दिख जाए, तो बड़े प्यार से छोड़ देना बेटा, चक्कर में मत पड़ जाना, ये 5-10 मिनट खा जाएगा आपका। तो एग्जाम में बड़े प्यार से छोड़ देना। मैं अब आपको बता देता हूँ। देखो, एक तरफ बर्फ जो है वो उष्मा ले रहा है, कितनी उष्मा लेगा बेटा? ml। पहले तो बर्फ को पिघलने में ml उष्मा लगेगी,
फिर ये बर्फ का टेम्परेचर 0 से 27 तक जाएगा, क्योंकि पात्र का अंतिम ताप 27 है, तो पानी को भी तो 27 तक जाना पड़ेगा। तो ms डेल्टा टी 27 आएगा, मैं बाद में लिखूंगा। बेटा ये ऊष्मा बर्फ ने और पानी ने ली, और दी किसने? पात्र ने। बेटा पात्र जो ऊष्मा देता है ना, वो ms डेल्टा टी होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि s कांस्टेंट नहीं है तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना है, और लिमिट लगानी पड़ेगी 227 से 27। ओ भाई साहब समझ में आई? अब m कितना है? अब कैलकुलेशन में किसमें करूं ये समझ में नहीं आ रहा, कैलोरी में करनी पड़ेगी, इसने ज्यादातर है ना वैल्यू कैलोरी में, बहुत सारी वैल्यू है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत सारी वैल्यू है। अरे अनुराग तू बता, कर लेगा तो मैं छोड़ दूं बेटा, और तेरे को लग रहा है सर वैल्यू पुट नहीं होगी तो मुझे करना पड़ेगा, पर मैं कैलकुलेशन तो फिर भी करके नहीं दूंगा। देख ओके सर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, इसको है ना तेरे को a प्लस, अच्छा एक मिनट, ये एक तो है ना, मैं इसको कैपिटल M लिख देता हूँ, ये स्मॉल m तो गड़बड़ करेगा। कैपिटल M पात्र का द्रव्यमान है, इसको बाहर ले ले, और यहाँ पर a प्लस BT है ना बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट लगाना है, नीचे 27 ऊपर 227, और a और b की वैल्यू, m की वैल्यू, सारी वैल्यू तेरे को दे रखी है, वैल्यू पुट कर लेना है ना बेटा। यस सर। उदय प्रकाश का डाउट है, हाथ से लिखा हुआ चित्र में किसी बेलनाकार पात्र में आदर्श गैस के कितने मोल है बेटा? 1 मोल सर। 1 मोल द्वारा तय किए गए, 1 मोल द्वारा तय किए गए कार्य, तय शब्द अच्छा नहीं है यहाँ, किए गए कार्य के पीवी ग्राफ को दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, एक कंटेनर में अपन ने आइडियल गैस भर दी, 1 मोल है, और उसका पीवी ग्राफ अपन को दे रखा है, मैं अभी बना देता हूँ। अच्छा, इक्वेशन दे रखा है, ओके। फिर ग्राफ का क्या मतलब है? इक्वेशन दे रखा है तो ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, फिर भी बना देते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। तो ये P है, ये V है, इसने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया है, और ये पूरा एरिया दिखाया है ऐसे, P1 V1 T1। बेटा बाकी सब तो बकवास है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने एक इक्वेशन दिया है, PV की पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट। अब वो कह रहा है गैस को A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करो। तो बेटा इसको तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। W जो होता है वो समाकलन PdV होता है, बेटा कुछ वैल्यू दी हुई है क्या इसने? P1 V1 T1 ये क्या दिए हुए हैं या ऐसे ही लिख रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा। उदय प्रकाश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं ये कैसे बताऊंगा मुझे आंसर किस टर्म में दे रहा है? करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ बेटा। हम कांस्टेंट को अभी C मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो हम P को लिख देते हैं C/V की पावर 3/2। C कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, V की पावर 3/2 ऊपर जाएगा -3/2 हो जाएगा, समाकलन करेंगे -3/2 +1 -3/2 +1। इतना तो समझ ही गए होंगे आप समाकलन मैंने कैसे किया। और लिमिट अभी लगाऊंगा, अभी लिमिट नहीं लगाई। C बेटा -3/2 +1 -½ होता है ना, -½ का ऊपर जाएगा -2 बचेगा, और V की पावर -3/2 +1, यानी कि V की पावर -1/2 नीचे आकर √V बन जाएगा। ये कार्य आ गया। अब C का क्या करें? सुनो उदय प्रकाश, तुमने बेटा, मैं 2 बार बोला, तुमने जवाब ही नहीं दिया मुझे, मैं कैसे हल करूं? आंसर किस फॉर्म में दे रखा है मुझे वो बता। V1 V2 में मानूं क्या मैं? तो लिमिट यहाँ V1 से V2 लगा दो, और C क्या करोगे? देखो C जो है ना बेटा, वो P1 V1 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, तो C को मैं लिख देता हूँ P1 V1 की पावर 3/2। मेरे पास और कोई चारा नहीं है ना बेटा। यार ये उदय प्रकाश है कहाँ? मैं कर क्यों रहा हूँ यार? अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा। देखो मैं, आप जानते हो स्ट्रिक्ट टीचर हूं मैं इस मामले में, रेस्पॉन्ड करो फटाफट। और सर हाँ बेटा -2 बाहर लिख देते हैं कांस्टेंट को,
यहाँ पर -2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये आएगा 1/√V2 माइनस 1/√V1। अभी तो मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ऑप्शन किस तरह से हैं, लेकिन सर क्वेश्चन ऑप्शन को मिलता जुलता है, लेकिन क्या बेटा ऑप्शन मिलता जुलता है सर इस आंसर से। इससे मिल रहा है ना, तो बस तू देख लेना। तापमान का कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर अपन को नहीं चाहिए, बस ये देख लेना इसमें बाहर वाली चीज है ना, ये किस टर्म में लिखी है, ये मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा। ऑब्जेक्टिव होता तो मैं तुरंत सेट कर देता। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे दुर्गेश। दुर्गेश बेटा मैं नाम लेता हूँ ना तो तैयार हो जाया करो जिस बच्चे का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कुछ तो पूछूंगा ना उससे। यस सर। हाँ तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन है, एक पीवी डायग्राम दे रखा है बेटा, मैं पीवी डायग्राम बना दूं फटाफट। मेरा क्या है बेटा, मैं ये भी चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डाउट बता पाऊं, इसलिए थोड़ी स्पीड भी मेंटेन रखता हूं मैं। 3 अलग अलग पाथ दे रखे हैं, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया। एक ग्राफ इसने डायरेक्ट ए से सी तक बना दिया, और तीसरा पहले ए से डी गया और फिर डी से सी गया। ऐसा इसने 3 अलग अलग रास्ते बना रखे हैं। अब क्वेश्चन अब पढ़ूंगा मैं। ये ग्राफ इसने बना रखा था, ग्राफ मैंने पहले बना दिया। चित्र में ऊष्मागतिक प्रक्रम दिखाया गया है, कुछ बिंदुओं पर दाब व आयतन निम्न प्रकार है। अब देखो इसने सारी वैल्यू दे रखी है। पीए दे रखा है 3 × 10⁴ पास्कल। ए का आयतन दे रखा है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। बी का दाब इसने दे रखा है 8 × 10⁴। बी का आयतन दे रखा है इसने 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब कह रहा है ए बी प्रक्रम में 600 जूल ऊष्मा दी गई है। बेटा डेल्टा क्यू ए बी, ये 600 जूल दे रखा है, सुनते जाओ बस आप। और बीसी में 200 जूल ऊष्मा दी, डेल्टा क्यू बीसी, ये 150 जूल दी और 600 जूल दी। हाँ ये दी और ली का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बेटा, दी पॉजिटिव आता है, ली नेगेटिव आता है। एसी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा यू बताना है एसी। बस ये पूरा क्वेश्चन हो गया, और ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन भी दे रखे हैं बच्चा। एबी में कार्य और एबी में ऊष्मा और बीसी में ऊष्मा पता है, यानी कि हम ए से सी तक जाएंगे, टोटल एनर्जी पता है, ये तो हम जानते ही हैं। एसी प्रक्रम में डेल्टा यू और एबी प्लस बीसी में डेल्टा यू दोनों में समान आएगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कभी पथ पर निर्भर नहीं करता। इसे डेल्टा यू एसी अगर हम निकालें तो डेल्टा यू ए बी और डेल्टा यू बीसी इनके बराबर आएगा। अब ए बी और बीसी में अगर हम कार्य निकाल लें बच्चों, ए बी में तो कार्य 0 है और ए बी में आपको डेल्टा क्यू दे रखा है, तो डेल्टा यू ए बी, बेटा डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा क्यू ए बी माइनस डब्ल्यू ए बी। ए बी में कार्य 0 है, तो डेल्टा यू ए बी डेल्टा क्यू ए बी के बराबर हो गया, यानी कि 600 जूल। सुनते जाइए। और डेल्टा यू बी सी जो आएगा वो आएगा डेल्टा क्यू बी सी माइनस डब्ल्यू बी सी। बेटा डेल्टा क्यू बी सी 200 दे रखा है और डब्ल्यू आपको निकालना है। बेटा बीसी में नीचे का क्षेत्रफल निकाल लो, नीचे तक का, बिल्कुल नीचे तक का क्षेत्रफल निकाल लो, एक्सिस तक। ये देखो मैं आपको येलो कलर से बता रहा हूं, ये पूरा एरिया निकालना, नीचे तक का एरिया निकालना है आपको, छोड़ना नहीं है। तो कैसे निकालोगे, ये तो आयत बन गया ना। बीसी कितना है बेटा, बी से सी तक की क्षैतिज दूरी कितनी है, दोनों आयतन घटा दो, 3 × 10⁻³ अब देखो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तुम मेरे को है ना रोकते नहीं हो कि सब रुक जाओ हम कर लेंगे। और पूरी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है पीबी के बराबर, ऊंचाई है पीबी के बराबर 8 × 10⁴ 240 आएगा, 240। 8 × 24 240, यानी कि -40 आ गया फिर। बस डेल्टा यू ए बी और डेल्टा यू बी सी को जोड़ दो, 600 में से 40 गया तो 560 आंसर आएगा। बेटा बता 560 है क्या नहीं? यस सर। अब देख इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर दिया, हालांकि मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए था, पर इसमें हो गया तो मैंने कर दिया।
बेटा 24 29 ये बच्चा कौन है? सोनम तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, पहले 24 लेता हूँ। केवन लाओ बेटा, तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा ऐसे समय पर, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलता हूँ, इतने मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। केवन ले K2 लिया ओके बेटा, ठीक है। केवन K2 उसमें चालकता की दो चालक पट्टियों का अरे मेरा बच्चा संधि का ताप तो हमने बीच में निकाला है, ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं ना कि छड़ के दोनों सिरों का वो दे दिया और बीच में अपन ने टेम्परेचर निकाला है। मैं बता देता हूँ फिर भी बेटा, ये दो पट्टी हैं, एक स्लैब ये है और दूसरी स्लैब इसके बाजू में रखिए। ये दो स्लैब है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, यहाँ टेम्परेचर θ1 है, यहाँ θ2 है। तो हमें बीच वाला टेम्परेचर बताना है थीटा, इसलिए θm लिखा है, m लिख देता हूँ। और पट्टियों की मोटाई समान होगी, दो चालक पट्टियों को चित्राना सा पट्टिका के सिरों का। अब बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग जैसे हम पर एहसान कर रहे हो। बेटा इसने ये दिया नहीं है कि दोनों पट्टी की मोटाई बराबर है या नहीं है, तो बेटा फिलहाल हम मान लेते हैं कि दोनों पट्टियों की मोटाई बराबर है, और क्या करें, मजबूरी है, मानना पड़ेगा। बेटा अगर दोनों की मोटाई बराबर है, ये तो हम जानते हैं, जितनी ऊष्मा यहाँ से चलेगी उतनी ऊष्मा इसमें जाएगी, यानी कि दोनों का dQ/dt बराबर कर दो। तो पहले वाले के लिए dQ/dt होगा K1a, क्षेत्रफल बराबर है, टेम्परेचर में कमी आ रही है θ1 से θm और दूरी है t। बेटा दोनों दूरियां t मान रहा हूँ, थिकनेस, इतनी ही ऊष्मा दूसरे में जाएगी। तो दूसरे के लिए होगा K2a और उसका टेम्परेचर डिफरेंस है θm माइनस θ2 और इसकी मोटाई भी t है। a से a कट गया, t से t कट गया। आई होप कि आगे सॉल्व कर लोगे। इसको तिरछा गुणा कर, वो बस गुणा भाग करके इसको सॉल्व करके θm निकाल लेना। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है अब आ जाएगा। सोनम तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बाद में लूंगा, पहले एक बच्चे का डाउट और है, तनु का। ये तनु का डाउट ले लेता हूँ। तनु करंट इलेक्ट्रिसिटी का डाउट आ गया बेटा। In the circuit shown below, all the 3 voltmeter are identical and have very high resistance। ठीक है, अनंत नहीं है परंतु बहुत हाई रेसिस्टेंस है। Each resistor has the same resistance। बेटा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तनु पहले, मुझे याद आ रहा है, मैंने बोर्ड पर किया था। जब बोर्ड पर पढ़ाता था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको वहीं से पढ़ाया है मैंने कोचिंग से, तो वहां पर ये क्वेश्चन किया है। तनु बेटा रेस्पॉन्ड करो। चलो छोड़ो। तो सोनम तुम्हारा डाउट ले रहा हूं बेटा वापस से, तुम्हारा 29th डाउट ले लेते हैं, है ना सोनम? तुम हाँ, एक कार्नो इंजन है बेटा, उसका W/Q 1/6 दे रखा है और सिंक का टेम्परेचर 62 दे रखा है, 62। तब ये वह अनुपात 2 गुना हो जाता है। अब सिंक का ताप 62 डिग्री कम कर दिया, ओके, तो अनुपात, वह अनुपात 2 गुना हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। एक कार्नो इंजन का W/Q, बेटा W/Q एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी होता है 1 - T2/T1। ये 1/6 दे रखा है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब वो कह रहा है अगर मैं सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री 62 कम कर दूं तो ये जो अनुपात है वो डबल हो जाता है। डबल कितना होगा बेटा? 1/6 का डबल 1/4 हो जाएगा। और T2 को हमने 62 कम कर दिया और T1 को नहीं छेड़ा। बस बच्चा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लो। दोनों को सॉल्व कर लो आराम से। सॉल्व भी कैसे करोगे? T2/T1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालकर सेकंड में रख दो। देखो सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 1 माइनस T2/T1 अलग कर दो, माइनस माइनस प्लस 62/T1 अलग कर दो। और ये पूरी वैल्यू अपन जानती है 1/6 है, तो 1/3 बराबर 1/6
प्लस 62/T1, इससे T1 आ जाएगा, T1 को इक्वेशन 1 में डालकर T2 निकाल लेना। चलो काम हो गया, कंफर्म कर लेना। 99 और 37 है। थैंक यू सर। ओके बच्चा, तो अब आपके डाउट तो है ही नहीं, अब क्या करें, फिर क्लास खत्म कर दें? बोलो, क्योंकि मैं सर मेरा डाउट कौन सर सा, किसका डाउट, कौन सा डाउट? सर मेरा तनु। हाँ, कहाँ घूमने गई थी, गोलगप्पे खाने गई थी क्या बात? नहीं सर, नेटवर्क तो? इशू था, ये पानी गिर रहा है हमारे साइड। तो तेरे मोबाइल में पानी चला गया है? नहीं सर, ये नेट चले गया ना तो ये ऑफ हो गया क्लास। बेटा मैं ये कह रहा था, सुन, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा याद है कि हमने किया हुआ है, फिर भी समय बचा है तो मैं करा देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है ना, मुझे ऑनलाइन बताते हुए डर लगता है, क्योंकि ना इसमें डायग्राम बनाने में बहुत सारा समय लग जाता है। देखो पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये पूरा डायग्राम बनाना है, टाइम लगता है। अब 3 वोल्ट मीटर दिखा रखे हैं इसने, 1 वोल्ट मीटर यहाँ दिखा रखा है, फिर 1 वोल्ट मीटर यहाँ दिखा रखा है ऐसे, तीसरा वोल्ट मीटर यहाँ दिखा रखा है देखो ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। डायग्राम तो सही बन गया। ये कह रहा है वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हाई है, अनंत नहीं है, और ये सारे रेसिस्टेंस आर हैं। अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ है बेटा, और बनाऊंगा। और नीचे 9 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है यहाँ पर। अब देखो बच्चों, डायग्राम आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ दूं। इन द सर्किट बिलो द 3 वोल्ट मीटर है आइडेंटिकल, तीनों एक जैसे हैं और वेरी हाई रेसिस्टेंस है। ईच रेसिस्टर हैज द सेम रेसिस्टेंस, सारे आर 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 है। द वोल्टेज ऑफ द आइडियल बैटरी इज 9 वोल्ट से जो दिख रहा है, ठीक है। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V3 इन वोल्ट्स। बेटा V3 की रीडिंग बतानी है। अब देखो सर्किट, अगर बहुत हाई रेसिस्टेंस है, ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा भाई। हाई रेसिस्टेंस है तो अपन ये मान लेते करंट तो जा नहीं रहा वोल्ट मीटर में, तो ये तो पक्का है इस पर भी 3 वोल्ट आएगा, इस पर भी 3 वोल्ट आएगा, इस पर भी 3 वोल्ट आएगा। 9 वोल्ट बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि करंट तो ऊपर जाएगा नहीं, करंट तीनों में समान जाएगा। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको 0 वोल्ट लिख देता हूँ। ये 9 वोल्ट है। अब 9 में से 3 वोल्ट इस पर कम हुआ, ये 6 वोल्ट हो गया। फिर 3 वोल्ट कम हुआ तो ये 3 वोल्ट हो गया, फिर 3 वोल्ट कम हुआ, वापस 0 आ गए, है ना बेटा। हम इधर चल रहे हैं। अब हाई रेसिस्टेंस अगर है, करंट नहीं जा रहा, तो ये भी 3 वोल्ट होना चाहिए। अगर V2 से कोई करंट नहीं जा रहा तो V2 के दोनों सिरों का वोल्ट सेम होना चाहिए, सही है। तो बेटा V3 के दोनों एंड पर कितना हो गया, देखो V3 के इस एंड पर 6 वोल्ट है, उस एंड पर 3 वोल्ट है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 वोल्ट आ गया। तो हमारा आंसर 3 वोल्ट आना चाहिए। बता आंसर सही है या नहीं है? कनो? यस सर। तो बेटा पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसे कॉपी कर लो। सर ये सर्किट ही बनाने नहीं आ रहा था मेरे को। बेटा ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, स्पेशल क्वेश्चन है, बता दूं। सर सामान्य प्रश्न ये आ सकता है क्या नीट में? आ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है इसलिए आ सकता है, समझ। हाँ थैंक यू हाँ, सर। कैलकुलेशन होती ना तो थोड़ी मुश्किल हो जाती, तो इतना खतरनाक भी नहीं है। अब मुझे लग रहा है जाते जाते कुछ और बच्चों ने डाउट भेज दिए, तो चलो अभी समय है तो हम बिल्कुल कर लेते हैं। बेटा ये बच्चा नाम जरूर भेजे, साक्षी। ओके, साक्षी का क्वेश्चन है, वी हैव सीन दैट ए गामा रेज डोज ऑफ 3 GY। GY क्या है? बेटा ना तो मुझे क्वेश्चन समझ में आया है, ना ही मुझे इसका चैप्टर पता है। वी हैव सीन दैट ए गामा रेज डोज
CGY is lethal to half the people exposed to it if the equivalent energy were absorbed as heat. What rise in body temperature would result? बेटा मैं तुक्का नहीं लगाना चाहता इसमें, कॉन्फिडेंट मैं हूं नहीं, बहुत क्लियर बोलता हूं मैं, छुपाता नहीं मैं कभी, इसलिए अभी तो नहीं करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? बेकार में कुछ गलत सलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। GY मीन्स मैं देख लूंगा, बाद में कर लेंगे। खुलेश्वर खुलेश्वर का क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रकरक में अंतर्गत पीवी की पावर 3/2 बराबर नियत का पालन करता है। तो बेटा गामा 3/2 हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, तो पीवी की पावर गामा होता है, तो गामा 3/2 होगी। यदि इस गैस को प्रारंभिक ताप T पर दबाकर आयतन आधा कर दें। खुलेश्वर बेटा ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है बेटा। T और V में रिलेशन बताना। गामा तो क्वेश्चन में 3/2 हो गया, काम खत्म, ये तो लिख देता हूँ गामा 3/2। अरे पीवी की पावर गामा को उसमें कन्वर्ट करते थे ना। खुलेश्वर तू है या नहीं है? यस सर। हाँ, तो पीवी की पावर गामा को टीवी की पावर उसमें कन्वर्ट कर दो। पी को मैं लिख सकता हूँ T/V, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब T1 V1 की पावर गामा -1, गामा -1 को 3/2 -1 हाफ लिख देते हैं ना। हाँ, T1 V1 की पावर हाफ बराबर T2 V2 की पावर हाफ। तो अपन को T2 निकालना है, T2 आएगा T1 V1 अपॉन V2 और हाफ पावर का मतलब अंडर रूट। अब बेटा T1 तो इसने T दिया है और आयतन को आधा किया है। आधा करने का मतलब है V2 जो है वो V1 का आधा है, तो 2 ऊपर जाएगा और अंडर रूट, तो बेटा √2T आंसर आ गया, मिला ले। यस सर, सही। वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके ओके। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा वो है जिसने अभी ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना, ये बच्चा साक्षी थी शायद, है ना? हाँ, सोनम ओके। सोनम काफी डाउट लाई, अच्छी बात है बेटा। 95 और है, ओके, उल्टा भेजा है। 95 में बेटा पीवी ग्राफ दिया हुआ है, देख अपन को। एक आदर्श द्विपरमाणुक गैस के 1 मोल का A से B मार्ग के अनुदिश A से B तक संक्रमण होता है। संक्रमण नहीं हो बोलते इसे। साला संक्रमण के नाम से तो आजकल डर लगता है यार, कोरोना संक्रमण। इस संक्रमण के दौरान, संक्रमण सही चीज नहीं है, शब्द नहीं है, दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा में, बेटा W तो निकाल ले एरिया से। अच्छा 1 मिनट, डेल्टा U कैसे निकालेगी जब तक तेरे को डेल्टा Q नहीं पता? बेटा गड़बड़ है। एरिया तो निकल जाएगा, W तो निकल जाएगा। सोनम यस सर। यही है ना, मुझे सुन रही है? हाँ सर, मैं कहीं नहीं गई, यहीं पे हूँ। हाँ यही है। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ W तो हम निकाल लेंगे, लेकिन डेल्टा Q जब तक नहीं पता, डेल्टा U कैसे निकालेंगे? क्योंकि डेल्टा U जो होता है वो डेल्टा Q माइनस W होता है। अब W तो निकल आएगा, क्षेत्रफल निकाल लेंगे नीचे का, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी डेल्टा Q नहीं दिया। सर ये ग्राफ वाला क्वेश्चंस मेरे को बहुत नहीं बन रहा है। बेटा मैं बता तो रहा हूँ ना, समझ, ग्राफ से केवल W निकलेगा, घबराया मत करो। मैं खुद कह रहा हूं कि ग्राफ से W निकलेगा, डेल्टा Q नहीं निकलता। डेल्टा Q क्वेश्चन में दिया जाता है और इसने नहीं दिया, इसलिए ये क्वेश्चन अधूरा है, तुम्हारी गलती नहीं है। सर और ये तो 2015 में ये क्वेश्चंस आए थे, लेकिन बेटा छूट गया होगा, इन्होंने पूरा नहीं लिखा होगा, समझ, एक लाइन का ही खा गया होगा ये। ओके सर। तुम अरे सोनम, पहली हाँ लाइन सर। ढंग से पढ़, तेरे को लगेगा कुछ गायब है। देख, एक आदर्श द्विपरमाणुक गैस के 1 मोल का A to B मार्ग के अनुदिश A से B तक संक्रमण होता है। नहीं, लाइन तो पूरी सही लग रही है ना? कितनी गंदी हिंदी लिखते हैं, एक जगह इंग्लिश भी लिख दी A to B। AB मार्ग लिखना चाहिए था। नहीं बेटा क्वेश्चन अधूरा है, छोड़ दे। डेल्टा Q जब तक नहीं होगा मैं डेल्टा U नहीं निकाल सकता। देखता हूँ और किसी और डाउट है क्या किसी का? थैंक यू। बस अब डाउट खत्म हो गए सारे।
चलो बच्चा, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। मैंने सुना इनऑर्गेनिक वाले सर ने भी यही बोला, सभा समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो जितनी तैयारी Thank you, है, sir. और रात को करो। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट Thank you. सर। मंडे को मिलते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुको, अपना हीट एंड थर्मो खत्म हो गया बेटा। 1 मिनट जाने से पहले ये और तय कर जाओ, अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़े। यार अपना ग्रेविटेशन नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है सर। यस सर। तो ग्रेविटेशन ले लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर फ्लूइड ले लेंगे, फिर मॉडर्न ले लेंगे, बस ठीक है। तो मंडे को ग्रेविटेशन। ओके, ओके सर। बाय। थैंक यू सर।